हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप सभी लोगों का ट्रेड सॉल्यूशंस के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जिस हेजिंग स्ट्रेटजी के ऊपर डिस्कशन करेंगे उसका नाम है बेयर पुट लैडर। अब जिन लोगों ने मेरी रेशियो पुट स्प्रेड वाली वीडियो देखी होगी उन लोगों के लिए बेयर पुट लैडर को समझना बहुत ईजी रहने वाला है, क्योंकि रेशियो पुट स्प्रेड का ही एडवांस वर्जन है बेयर पुट लैडर। इसलिए जब मैं आप लोगों के साथ बेयर पुट लैडर की डिटेल शेयर करूंगा तो आप लोग बेयर पुट लैडर को रेशियो पुट स्प्रेड के साथ रिलेट करोगे, क्योंकि हमें बहुत सी चीजें इन दोनों स्ट्रेटजी के अंदर सिमिलर देखने को मिलेगी। लेकिन हर स्ट्रेटजी की तरह बेयर पुट लैडर को भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसकी सभी चीजों को वन बाय वन करके समझेंगे कि किस सिचुएशन में हम इस स्ट्रेटजी को क्रिएट करेंगे, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, ड्रॉबैक्स क्या हैं, इसको लाइव मार्केट के अंदर हमें एग्जीक्यूट किस तरीके से करना है और एग्जीक्यूट करते वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। इन सब चीजों को हम आज की इस वीडियो में वन बाय वन करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस स्ट्रेटजी को हम क्रिएट किस सिचुएशन में करते हैं। तो देखो, जब भी हमें मार्केट के अंदर ये लगता है कि लोअर लेवल्स पर मल्टीपल सपोर्ट लेवल हैं जो कि स्ट्रांग है, इतनी आसानी से ब्रेक नहीं होंगे, तो उस सिचुएशन में हम बेयर पुट लैडर को क्रिएट करते हैं। अगर हम रेशियो पुट स्प्रेड की बात करें तो रेशियो पुट स्प्रेड को हम तब क्रिएट करते थे जब हमें लगता था कि लोअर लेवल्स पर मार्केट में एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। लेकिन बेयर पुट लैडर को हम तब क्रिएट करेंगे जब हमें लगता है कि मार्केट के अंदर लोअर लेवल्स पर एक नहीं मल्टीपल सपोर्ट लेवल है, यानी कि एक से ज्यादा सपोर्ट लेवल है और वो भी स्ट्रांग है जो कि इतनी आसानी से ब्रेक नहीं होंगे, तब हम बेयर पुट लैडर को क्रिएट करेंगे। तो आई होप कि आप सभी लोगों को ये क्लियरली समझ में आ गया होगा कि हम बेयर पुट लैडर को क्रिएट किस सिचुएशन में करेंगे। अब अगर हम बात करें इसके बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स की, तो इसके बेनिफिट की अगर मैं बात करूं तो इसका इकलौता और मेजर बेनिफिट ये है कि बेयर पुट लैडर में हमें सिर्फ तभी नुकसान हो सकता है जब मार्केट अपने सपोर्ट लेवल्स को ब्रेक कर दे। अदरवाइज अगर मार्केट रेंज बाउंड रहती है तब भी हमें प्रॉफिट होगा, अगर मार्केट अपमूव शो करती है तब भी हमें प्रॉफिट होगा, और यहां तक कि अगर मार्केट सेलिंग दिखाती है सपोर्ट लेवल तक की तब भी हमें प्रॉफिट होगा। नुकसान हमें सिर्फ एक ही सिचुएशन में होना है, अगर मार्केट सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर देती है। तो इट मींस कि हमें यहां पर मल्टी डायरेक्शन को ट्रेड करने का बेनिफिट मिल जाता है एक ही स्ट्रेटजी के अंदर। अब अगर हम इसके ड्रॉबैक्स की बात करें तो इसके मेजरली 3 ड्रॉबैक्स हैं। पहला ड्रॉबैक तो यह है कि इसके अंदर जो हमें रिवॉर्ड देखने को मिलता है, जो प्रॉफिट देखने को मिलता है, वो हमें लिमिटेड देखने को मिलता है, क्योंकि ये क्रेडिट स्ट्रेटजी है। तो इसलिए जितनी प्रीमियम हमें रिसीव होती है इस स्ट्रेटजी को क्रिएट करने में, हमें मैक्सिमम उतना ही प्रॉफिट हो सकता है, उससे ज्यादा का प्रॉफिट नहीं हो सकता। दूसरा जो इसका ड्रॉबैक है वो ये है कि अगर हमें सपोर्ट लेवल्स ब्रेक होते हुए देखने को मिल जाते हैं तो फिर हमें इस स्ट्रेटजी के अंदर अनलिमिटेड नुकसान देखने को मिलता है। मतलब कि यहां पर हमें जो नुकसान है वो लिमिटेड देखने को नहीं मिलेगा, यहां पर हमें अनलिमिटेड नुकसान देखने को मिलेगा अगर सपोर्ट लेवल्स ब्रेक हो गए तो। लेकिन उस अनलिमिटेड नुकसान को लिमिटेड कैसे करना है वो हम आगे बात करेंगे। तीसरा जो इसका ड्रॉबैक है वो ये है कि इस स्ट्रेटजी को क्रिएट करने के लिए हमें कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, यानी कि इस स्ट्रेटजी को क्रिएट करने के लिए हमें ज्यादा कैपिटल की जरूरत होती है। तो ये थे इस स्ट्रेटजी के बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स। अब हम ये देखते हैं कि हम इस स्ट्रेटजी को मार्केट के अंदर एग्जीक्यूट कैसे कर सकते हैं, क्रिएट कैसे कर सकते हैं। तो आई होप कि आप सभी लोगों को स्क्रीन क्लियरली शो हो रही होगी। अब हम सबसे पहले थ्योरेटिकली समझेंगे कि हम इस स्ट्रेटजी को कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो देखो, ये जो पूरी की पूरी स्ट्रेटजी है ये हमारी पुट ऑप्शन के जरिए क्रिएट होगी, और ये स्ट्रेटजी हमारी 3 लेग में क्रिएट होगी, यानी कि 3 डिफरेंट स्ट्राइक्स के थ्रू हम इस स्ट्रेटजी को क्रिएट करेंगे। अब वो 3 स्ट्राइक्स कौन सी होंगी और किसको हम बाय करेंगे, किसको सेल करेंगे, अब हम वो देखते हैं। तो सबसे पहले जो हम करेंगे वो हम करेंगे एट द मनी की जो पुट ऑप्शन है उसका एक लॉट बाय। उसके बाद जो हमारी आउट द मनी की पुट ऑप्शन है उसका हम करेंगे एक लॉट सेल, और फिर जो हमारी डीप आउट द मनी की पुट ऑप्शन है उसका हम करेंगे एक लॉट सेल। तो जब हम ये 3 ट्रेड ले लेंगे, एट द मनी, आउट द मनी और डीप आउट द मनी, जब हम इनमें ये 3 ट्रेड ले लेंगे तो हमारी बेयर पुट लैडर क्रिएट हो जाएगी। तो इसको अब हम एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। मान के चलते हैं कि बैंक निफ्टी जो फिलहाल ट्रेड कर रहा है वो हमारा ट्रेड कर रहा है 49,000 के लेवल पे। तो ये हो गया हमारा स्पॉट लेवल या फिर एट द मनी का लेवल। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 49,000 की एट द मनी की जो हमारी पुट ऑप्शन है उसका हम करेंगे एक लॉट बाय, और ये मान के चलते कि ये हमने बाय कर लिया 300 रुपए के लेवल पे। देन उसके बाद 200 पॉइंट आउट द मनी 48,800 की जो हमारी पुट ऑप्शन है उसका हम करेंगे एक लॉट सेल, ये मान के चलते कि ये हमने 250 में सेल कर दिया। और फिर हम करेंगे डीप आउट द मनी, अगेन 200 पॉइंट डीप आउट द मनी, यानी कि 48,600 की जो हमारी पुट ऑप्शन होगी उसका हम करेंगे एक लॉट सेल, और ये मान के चलते कि हमने 200 रुपए में सेल कर दिया। तो अब ये जो हमने 300 रुपए में बाय करा है ये हो गई हमारे लिए कॉस्ट,
और ये जो हमने 250 रुपए में और 200 रुपए में सेल करा है, ये हो गई हमारे लिए इनकम। अब अगर हम देखें कि नेट कितनी प्रीमियम हमें इसको क्रिएट करने में रिसीव हुई है, तो 250 और 200 450 हमारे लिए इनकम हो गई और 300 हमारे लिए कॉस्ट हो गई। इट मींस कि 150 रुपए की नेट प्रीमियम हमें रिसीव हुई है इस पूरी स्ट्रेटेजी को क्रिएट करने में, क्योंकि 450 की हमें इनकम हुई, 300 की हमें कॉस्ट लगी, तो 150 रुपए का डिफरेंस आया। तो 150 रुपए की नेट प्रीमियम हमें इस पूरी स्ट्रेटेजी को क्रिएट करने में रिसीव हुई है। अब हम ऑप्सरा की वेबसाइट के ऊपर चलते हैं और प्रैक्टिकली समझते हैं कि इसको हम कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हमारे सामने ऑप्सरा की वेबसाइट ओपन होकर आ चुकी है। अब हम बिल्डर पर क्लिक करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं बैंक निफ्टी। अब अगर हम यहाँ पर बैंक निफ्टी का स्पॉट प्राइस देखें तो वो हमें देखने को मिलेगा 48,908.50 का। तो 48,900 को हम अपने स्पॉट लेवल या फिर एट द मनी का लेवल मान के चलते हैं और 200 पॉइंट के डिफरेंस पे हम आउट द मनी और डीप आउट द मनी को ट्रेड करेंगे। यानी कि 48,900 हो गया हमारा एट द मनी, 200 पॉइंट आउट द मनी हो जाएगा, यानी कि 48,700 हो गया हमारा आउट द मनी, और उससे 200 पॉइंट और आउट द मनी हो जाएगा हमारा डीप आउट द मनी 48,500। तो हम इन्हीं तीन स्ट्राइक्स को ट्रेड करेंगे इस एग्जांपल के अंदर। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, फ्यूचर्स की जगह ऑप्शंस को सिलेक्ट कर लेते हैं। देन एक्सपायरी हमारी 27 फरवरी 2025 ही रहेगी। अब सबसे पहले हम करेंगे बाय हम करेंगे यहाँ पर 48,900 की पुट ऑप्शन को। तो हमने यहाँ पर पुट ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया और एक लॉट के साथ हम ट्रेड लेंगे। देन उसके बाद यहाँ पर हम 200 पॉइंट आउट द मनी 48,700 की जो हमारी पुट ऑप्शन है उसको करेंगे सेल, और उसके बाद हम और 200 पॉइंट आउट द मनी जो कि हमारे लिए डीप आउट द मनी हो जाएगी उसका हम करेंगे 48,500 की पुट ऑप्शन को सेल। तो अब अगर हम इसको नीचे स्क्रॉल करें तो हमें इस स्ट्रेटजी की कंप्लीट डिटेल्स देखने को मिल जाएगी, जिसको कि अब हम वन बाय वन करके सब चीजों को समझेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये तीनों स्ट्राइक्स हमारी कितनी कितनी प्रीमियम पर बाय सेल हुई है। तो ये जो हमने सबसे पहले 48,900 की एट द मनी पुट को बाय करा है, ये हमने बाय करा है 312 रुपए 60 पैसे पे। 48,700 की आउट द मनी पुट को हमने सेल करा है 235 रुपए 45 पैसे पे, और 48,500 की डीप आउट द मनी पुट को हमने सेल करा है 173 रुपए 60 पैसे पे। अब अगर हम नीचे देखें मैक्स प्रॉफिट, तो मैक्स प्रॉफिट हमें इसके अंदर देखने को मिलेगा 8,894, राउंड फिगर 8,900। इट मींस कि हमें इस स्ट्रेटेजी के अंदर इस एग्जांपल में मैक्सिमम 8,900 तक का प्रॉफिट हो सकता है, उससे ज्यादा का प्रॉफिट नहीं हो सकता, क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ये क्रेडिट स्ट्रेटेजी है, तो इसलिए जितनी प्रीमियम हमें इसको क्रिएट करने में रिसीव हुई है हमें मैक्स उतना ही प्रॉफिट हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं। अगर हम उसके नीचे देखें मैक्स लॉस, तो मैक्स लॉस हमें इसके अंदर देखने को मिलेगा अनडिफाइंड यानी कि अनलिमिटेड, जैसा कि मैंने आप लोगों को उसके ड्रॉबैक के अंदर भी बताया था कि यहां पर इस स्ट्रेटजी के अंदर हमें जो लॉस देखने को मिलता है वो अनलिमिटेड देखने को मिलता है अगर सपोर्ट लेवल ब्रेक हो जाए तो। अगर हम उसी के ठीक नीचे देखें तो हमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखने को मिलेगा, जो कि हमें यहाँ पे कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा, एनए देखने को मिल रहा है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हमारे पास रिवॉर्ड की अमाउंट है, रिस्क की कोई अमाउंट नहीं है, क्योंकि रिस्क की कोई लिमिट नहीं है, तो इसलिए हमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे एनए देखने को मिलेगा यानी कि नथिंग। अगर हम उसके ठीक नीचे ब्रेक इवन देखें तो यहाँ पर हमें ब्रेक इवन लेवल देखने को मिलेगा 48,204 का, यानी कि 48,204 यहाँ पर हमारा वो लेवल है जहां पर कि ना तो हमें प्रॉफिट होगा ना तो लॉस होगा। 48,204 के ऊपर जब तक बैंक निफ्टी है तब तक हमें प्रॉफिट होता रहेगा, और 48,204 के नीचे जैसी बैंक निफ्टी जाएगा तो फिर हमें इस स्ट्रेटजी के अंदर नुकसान होना शुरू हो जाएगा। अब जैसा कि हमने इसके लॉस के अंदर देखा कि यहाँ पे लॉस हमें जो है वो इस स्ट्रेटजी में अनलिमिटेड देखने को मिलता है। अब यहाँ पर इस अनलिमिटेड नुकसान को लिमिटेड करने का एक तरीका क्या है, ये जो हमारा 48,204 का ब्रेक इवन लेवल है, हम क्या कर सकते हैं, हम चार्ट के ऊपर 48,204 का एक अलर्ट लगा दें। जैसे ही वो अलर्ट 48,204 का ट्रिगर हो तो हमें पता चल जाएगा कि हम नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन में आ चुके हैं, तो हम वहां पर अपनी पोजीशन को कंप्लीटली स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं ताकि हम अनलिमिटेड नुकसान से बच जाएं। यही एक तरीका है जिसके बेसिस पे हम इस स्ट्रेटजी के अंदर अनलिमिटेड नुकसान से बच सकते हैं। अब अगर हम सबसे नीचे देखें तो हमें यहाँ पर एस्टिमेटेड मार्जिन या प्रीमियम देखने को मिलेगा, जो कि 1,91,643 रुपए का है, यानी कि राउंड फिगर 1,91,000 लेके चलते हैं। इट मींस कि हमें इस स्ट्रेटजी को क्रिएट करने के लिए लगभग 1,91,000 रुपए की कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। अब इतनी कैपिटल की जरूरत हमें इसलिए पड़ रही है क्योंकि यहां पर हम इस स्ट्रेटजी को जो क्रिएट करेंगे, इसको क्रिएट करते वक्त हम एक ऑप्शन को नेकेड सेल कर रहे हैं जिसके अगेंस्ट में कोई भी हेज नहीं है, इसलिए यहां पर हमें जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है इस स्ट्रेटजी को क्रिएट करने में वो हमें ज्यादा लग रही है, और इसी वजह से यहां पर जो नुकसान भी है वो हमें अनलिमिटेड देखने को मिल रहा है। अब अगर हम इसको नीचे स्क्रॉल करें तो हमें यहां पर इसका पे ऑफ चार्ट भी देखने को मिलेगा। अब अगर हम यहाँ पर पे ऑफ चार्ट देखें इसका, तो ये जो हमें पॉइंट देखने को मिल रहा है जहां पर दोनों जोन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये है हमारा ब्रेक इवन लेवल 48,204 का।
इसके नीचे नीचे ये जो हमें रेड जोन देखने को मिल रहा है, ये पूरा का पूरा है हमारा लॉस वाला एरिया, और इसके ऊपर ऊपर ये जो हमें ग्रीन जोन देखने को मिल रहा है, ये है हमारा प्रॉफिट वाला एरिया। अब अगर हम पे ऑफ चार्ट को जरा ध्यान से देखें तो यहां पर हमें एक रेंज देखने को मिलेगी जो कि है ये। अब ये रेंज कौन सी है? ये रेंज हमारी वो रेंज है जहां पर कि हमें अपना मैक्स प्रॉफिट अचीव होगा 8,900 रुपए का। अब ये रेंज कौन सी है? ये रेंज है हमारी 48,500 से 48,700 की, यानी कि ये रेंज उन दो लेवल्स के बीच की है जिन दो स्ट्राइक्स को हमने सेल करा है। हमने इस स्ट्रेटजी में, इस एग्जांपल में किन दो स्ट्राइक्स को सेल करा है? एक तो 48,700 की आउट द मनी को और एक 48,500 की डीप आउट द मनी को। तो इन दोनों के बीच का जो 200 पॉइंट का डिस्टेंस है, जो 200 पॉइंट का डिफरेंस है, वो ही हमारी ये रेंज है। यानी कि जिन दो स्ट्राइक्स को हम सेल करेंगे इस स्ट्रेटजी के अंदर, उन दो स्ट्राइक्स के बीच में जब मार्केट आ जाएगी तब हमें इस स्ट्रेटजी के अंदर अपना मैक्स प्रॉफिट अचीव होगा। तो इस तरीके से हम मार्केट के अंदर बेयर पुट लैडर को क्रिएट कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई कि हम इस स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूट कैसे कर सकते हैं लाइव मार्केट के अंदर। अब हम ये देखते हैं कि एग्जीक्यूट करते वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है ताकि ये स्ट्रेटजी ज्यादा इफेक्टिवली एग्जीक्यूट हो। तो सबसे पहला पॉइंट जो हमें ध्यान रखना है इस स्ट्रेटजी को क्रिएट करते वक्त वो ये है कि इस स्ट्रेटजी को हम उसी अंडरलाइंग एसेट के अंदर क्रिएट करें जिसमें कि लोअर लेवल्स पर मल्टीपल सपोर्ट लेवल हो, और साथ ही साथ वो सपोर्ट लेवल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल्स हो जो कि इतनी आसानी से ब्रेक ना हो। क्योंकि अगर वो सपोर्ट लेवल स्ट्रॉन्ग नहीं हुए तो वो ब्रेक हो जाएंगे बहुत इजीली, जिसकी वजह से हमें इस स्ट्रेटजी के अंदर अनलिमिटेड नुकसान देखने को मिल सकता है अगर हमने स्टॉप लॉस भी फॉलो ना किया होगा तो इसलिए हमें इस स्ट्रेटजी को उसी अंडरलाइंग एसेट के अंदर क्रिएट करना है जिसमें कि लोअर लेवल्स पर मल्टीपल सपोर्ट लेवल्स हो और वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल्स हो। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें इस स्ट्रेटजी को क्रिएट करते वक्त ध्यान रखना है वो ये है कि जिन दो स्ट्राइक्स को हम सेल करेंगे इस स्ट्रेटजी को क्रिएट करने के लिए, उन दो स्ट्राइक्स को हमें रैंडम बेसिस पे पिक नहीं करना। क्योंकि अगर हमने रैंडम बेसिस पर किसी भी स्ट्राइक को पिक कर लिया और उसको सेल कर दिया, और अगर मान लो वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं हुआ, तो वहां पे वो सपोर्ट लेवल्स बहुत इजीली ब्रेक हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमें इस स्ट्रेटजी के अंदर अनलिमिटेड नुकसान देखने को मिल सकता है अगर हमने स्टॉप लॉस भी फॉलो ना किया होगा तो इसलिए जिन दो स्ट्राइक्स को हम सेल करेंगे उन दो स्ट्राइक्स को हमें प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद ही सिलेक्ट करना है, रैंडम बेसिस पे सिलेक्ट नहीं करना। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें इस स्ट्रेटजी को क्रिएट करते वक्त ध्यान रखना है वो ये है कि इस स्ट्रेटजी को क्रिएट करते वक्त ये जो हम तीन स्ट्राइक्स को बाय सेल करेंगे, इन तीन स्ट्राइक्स के बीच में जो लॉट्स का रेशियो है वो हमारा लॉजिकल होना चाहिए, इलॉजिकल नहीं होना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने जो एट द मनी ऑप्शन को बाय करा है वो हमने 5 लॉट बाय कर लिए और आउट द मनी ऑप्शन के एक एक लॉट या दो लॉट सेल कर दिए। मतलब यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम बाइंग ज्यादा लॉट कर रहे हैं, सेल कम लॉट कर रहे हैं, या सेल ज्यादा कर रहे हैं, बाइंग कम कर रहे हैं। दोनों ही सिचुएशन में ये जो स्ट्रेटजी का बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा। तो इसलिए हमें ये इंश्योर करना है कि जिन तीन स्ट्राइक्स को हम बाय सेल करेंगे उन तीनों स्ट्राइक्स के बीच में जो लॉट्स का रेशियो है वो लॉजिकल होना चाहिए, इलॉजिकल नहीं होना चाहिए। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोगों को ध्यान रखना है इसको क्रिएट करते वक्त वो ये है कि इन तीनों ही स्ट्राइक्स के बीच में जो डिस्टेंस होना चाहिए वो ज्यादा बड़ा डिस्टेंस नहीं होना चाहिए, नॉर्मल डिस्टेंस होना चाहिए। क्योंकि होगा क्या, जब तक डिस्टेंस नॉर्मल रहेगा तब तक ये स्ट्रेटजी क्रेडिट स्ट्रेटजी बनी रहेगी जिसमें कि एक ब्रेक इवन लेवल रहेगा। अगर ये डिस्टेंस हम बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं तो ये स्ट्रेटजी डेबिट स्ट्रेटजी बन जाएगी जिसकी वजह से दो ब्रेक इवन लेवल क्रिएट हो जाएंगे, एक अप साइड में और एक डाउन साइड में। अब होगा क्या, अगर मार्केट ऊपर जाती है तो भी हमें नुकसान होगा, नीचे जाती है तो भी हमें नुकसान होगा। हमें प्रॉफिट सिर्फ एक ही सिचुएशन में होगा अगर दोनों ब्रेक इवन लेवल के बीच में मार्केट रहती है तो। जबकि अगर क्रेडिट स्ट्रेटजी की तरह ही हम इसको क्रिएट करें, यानी कि तीनों स्ट्राइक्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो हम नॉर्मल रखें, तो हमें मार्केट साइडवेज रहे तो भी प्रॉफिट होगा, अप मूव दिखाए तो भी प्रॉफिट होगा, और अगर सपोर्ट लेवल तक की सेलिंग शो हो तब भी हमें प्रॉफिट होगा। तो इसलिए हमें ये इंश्योर करना है कि ये जो तीनों स्ट्राइक्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमें ज्यादा बड़ा नहीं लेना, नॉर्मल लेना है। पांचवा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है इसको क्रिएट करते वक्त वो ये है कि हमें इस स्ट्रेटजी को उसी अंडरलाइंग एसेट के अंदर क्रिएट करना है जिसमें कि लिक्विडिटी इनफ हो। क्योंकि अगर हमने किसी ऐसी अंडरलाइंग एसेट के अंदर इसको क्रिएट करा जिसमें कि लिक्विडिटी इनफ नहीं हो, तो फिर होगा क्या, ना तो हम राइट टाइम और राइट प्राइस पर एंट्री कर पाएंगे ना ही एग्जिट कर पाएंगे। इसलिए हमें ये इंश्योर करना है कि जिस भी अंडरलाइंग एसेट के अंदर हम इसको क्रिएट करें उसमें लिक्विडिटी इनफ होनी चाहिए। और छठा और लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोगों को ध्यान रखना है इसको क्रिएट करते वक्त वो ये है कि जो तीन स्ट्राइक्स को हम ट्रेड करेंगे ये तीनों ही स्ट्राइक्स सेम अंडरलाइंग एसेट और सेम एक्सपायरी की होनी चाहिए, डिफरेंट अंडरलाइंग या डिफरेंट एक्सपायरी की नहीं होनी चाहिए। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिनका आपको ध्यान रखना है इस स्ट्रेटजी को क्रिएट करते वक्त। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर कंप्लीट करता हूं। आई होप कि आप सभी लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे वेल्दी।